हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। किरण ने दादी को अंतरा के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन दादी उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और किरण को वहां से बाहर निकाल दिया। किरण की वजह से दादी को बहुत गुस्सा आया और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। जिसके बाद अंतरा और मिस्टर शैडो बाहर निकल गए और बातें कर रहे थे। मिस्टर शैडो अच्छे मूड में लग रहा था। अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो अपने जिन अधूरे कामों को पूरा करने की बात कर रहा था, शायद वह ख़त्म होने आए हैं, इसलिए वह इतना रिलैक्स है। पिछले काफ़ी समय से उन दोनों को अकेले में वक्त नहीं मिला था। शायद इसीलिए मिस्टर शैडो आज अंतरा को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। जिंदल परिवार के घर से बाहर आने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को गाड़ी के पास धक्का देकर एक किस किया और फिर अंतरा गाड़ी में बैठी। रात का वक्त था, इसलिए रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। अंतरा को महेश के घर पहुंचने में वक्त नहीं लगा। जब वह घर में दाखिल हुई तो हाल में ध्रुव के अलावा और कोई नहीं था। ध्रुव पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी पर कोई रियलिटी शो देखते हुए हंस रहा था। अंतरा ने देखा कि फर्श पर पॉपकॉर्न बिखरे हुए थे। ध्रुव ने अंतरा से कहा, अब फिर से मुझे सफाई के टॉपिक पर लेक्चर मत देना, यह सब मैं खुद ही साफ कर लूँगा। अंतरा ने पूछा, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? जवाब में ध्रुव ने कहा, पता नहीं, वह लोग कहीं बाहर गए हैं। कह रहे थे कि शायद आज पूरी रात घर नहीं लौटेंगे। मुझे लगता है कि वह लोग एयरपोर्ट किसी को रिसीव करने गए हैं। इतना कहने के बाद ध्रुव ने मजाक में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पापा को किसने इतना खुश कर दिया कि वह खुद उसे रिसीव करने गए हैं। हालांकि महेश दीक्षित अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह बरसों तक अब्रॉड रहा था और उसने ढोंग करके अच्छा खासा सोशल सर्कल बना लिया था। हो सकता है अब्रॉड से उसका कोई दोस्त आने वाला हो। अंतरा को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वह सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और रुककर उसने ध्रुव से पूछा, तुमने खाना तो खा लिया ना? यह सुनकर ध्रुव ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अगर मैंने खाना खाया होता तो अभी मैं पॉपकॉर्न क्यों खा रहा होता? अंतरा ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा पेट भरा होगा तब भी तुम लोग पॉपकॉर्न खा सकते हो। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, नाश्ता कभी खाने की जगह नहीं ले सकता। मैंने सच में कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ बना दो ना। यह सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हें बिना कुछ खिलाए निकल गई? और तुम्हारी प्यारी दीदी कहाँ है? ध्रुव ने अंतरा को बताया कि गायत्री भी महेश और लता के साथ ही गई है। और फिर ध्रुव अंतरा को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा कि जब अंतरा को बेडरूम में बंद कर दिया गया था, तब ध्रुव अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए खाना मंगाता था। तो आज अंतरा का भी फर्ज बनता है उसके लिए खाना बनाने का। ध्रुव की बातें सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। वैसे ध्रुव की बात गलत नहीं थी। उस वक्त अगर वो खाना नहीं लाया होता तो शायद अंतरा को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता। अंतरा ने किचन में जाकर एप्रन पहना और ध्रुव से कहा कि वह उसके लिए नूडल्स बना रही है। यह सुनकर ध्रुव ने कहा, नहीं, मुझे सैंडविच खाने का मन है। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, तुम्हारी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैं नूडल्स बना रही हूँ, खाना है तो खा लेना। अंतरा की बात सुनकर ध्रुव चिढ़ गया। उसने अंतरा को ताना मारा, तुम अपने उस मास्क वाले बॉयफ्रेंड के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाती थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ नूडल्स? यह सुनकर अंतरा चौंक गई। वह तुरंत किचन से बाहर आई और ध्रुव का पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई? जवाब में ध्रुव ने कहा, दीदी ने। मतलब मैंने आज दोपहर में उसकी बातें सुनी। उसने कहा तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है और तुम उसी के साथ रहती हो। वह यह भी बता रही थी कि तुम उसके लिए खाना बनाती थी और उसके कपड़े भी धोती थी। तुम किसी होटल में रहती थी ना? दीदी ने होटल का नाम भी बोला था, लेकिन मुझे याद नहीं है। यह सुनते ही अंतरा के मुंह से अपने आप निकल गया, लेकिन उन लोगों को यह सब कैसे पता चला? ध्रुव ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, मुझे क्या पता?
और वह लोग यह भी बात कर रहे थे कि तुमने अपने पति को धोखा दिया है। क्या यह सच है? अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह ध्रुव को क्या जवाब दे। तब तक ध्रुव ने कहा, लेकिन मुझे उन लोगों की बात पर भरोसा नहीं। भले ही तुम थोड़ी ओल्ड फैशन्ड हो, लेकिन तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और वापस किचन में जाकर ध्रुव के लिए नूडल्स बनाने में लग गई। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि लता और गायत्री को होटल सहारा के बारे में कैसे पता चला। वह लोग उसके और रुद्र के बारे में तो शुरू से ही जानते थे। तभी लता अंतरा की जगह पर गायत्री को आहूजा परिवार की बहू बनाना चाहती थी और वह अपने प्लान में लगभग कामयाब हो भी गई थी। अंतरा ने तो काफ़ी पहले ही डाइवोर्स पेपर साइन भी कर दिए थे और प्रोसीजर पूरी करने के लिए फैमिली कोर्ट भी पहुंच गई थी। लेकिन पता नहीं अचानक से रुद्र पर अंतरा को वापस पाने का भूत सवार हो गया और डाइवोर्स का मामला अटक ही गया। अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। नूडल्स तैयार होते ही उसने नूडल्स बोल में निकालकर ध्रुव को दिए और सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। अंतरा ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सीधा रुद्र को कॉल लगाया। फ़ोन की दूसरी तरफ लंबे टाइम तक रिंग बजती रही। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, अंतरा ने कहा, रुद्र, कल के कल डाइवोर्स की प्रोसीजर ख़त्म करते हैं। कल 12 बजे तक फैमिली कोर्ट पहुंच जाना। अंतरा के यह बोलने के बाद भी काफ़ी टाइम तक सामने से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि उसे थोड़ा शोर शराबा और म्यूजिक सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि रुद्र कहीं बाहर है। अंतरा ने कहा, रुद्र, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? अंतरा के यह कहने के बाद सामने से आवाज़ आई, क्या आप मिस्टर आहूजा की वाइफ हो? यह आवाज़ रुद्र की नहीं बल्कि किसी अनजान आदमी की थी। अंतरा ने अपना फ़ोन कान से हटाकर देखा कि कहीं उसने किसी और को तो कॉल नहीं कर दिया, लेकिन उसने एकदम सही नंबर पर कॉल किया था। अंतरा ने वापस से फ़ोन कान पर लगाकर पूछा कि सामने से कौन बात कर रहा है। सामने वाले आदमी ने जवाब दिया, मैम, मैं स्टार मून नाइट क्लब का बारटेंडर बात कर रहा हूँ। मिस्टर आहूजा ने इतना ड्रिंक कर लिया है कि वह होश में नहीं है। मैं अभी मैनेजर को ही बुलाने जा रहा था, तब तक आपका कॉल आ गया। आप प्लीज़ आकर अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाइए। पिछले 1 महीने से वह हर रोज़ यहाँ आकर इसी तरह ड्रिंक कर रहे हैं। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंतरा उस नाइट क्लब जाने के लिए निकल ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि फिर एक बार उसे फंसाने की कोशिश की जा रही हो। वो 2 बार लता के जाल में फंस चुकी थी, इसलिए ज़्यादा सतर्क हो गई थी। लता और गायत्री पर शक करने की एक वजह यह भी थी कि दोनों ही इस वक्त घर पर नहीं थी। हो सकता है कि वह दोनों अंतरा के लिए घात लगाकर बैठी हों। और वैसे भी अगर रुद्र ने शराब के नशे में होश खो दिए तो उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अंतरा की तो बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अंतरा ने ड्राइवर हायर सर्विस का नंबर गूगल किया और सीधा उस पर कॉल किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही अंतरा ने कहा, हेलो जी, मेरा एक दोस्त बांद्रा लिंकिंग रोड के स्टार मून नाइट क्लब में है। वह बार काउंटर पर बैठे हैं। मुझे एक ड्राइवर चाहिए जो कि उन्हें वहां से लेकर पाली हिल उनके घर पर छोड़ सके। पेमेंट उनके घर से कैश में मिल जाएगा। थैंक यू। अंतरा ने रुद्र की डिटेल्स लिखवाकर फ़ोन कट कर दिया। यह अरेंजमेंट करने के बाद अंतरा ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद उसने नहाया और फिर अपने गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बुक्स पढ़ने लग गई। कुछ ही देर में उसके फ़ोन पर एक मैसेज टोन बजा। अंतरा ने मैसेज पढ़ा, स्टार मून नाइट क्लब के बाहर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसे लता ने भेजा है। अगर तुम रुद्र को लेने वहाँ गई तो तुम्हें सीधा जिंदल परिवार के घर भेज दिया जाएगा। मैसेज के नीचे मिसेस सैडो का सिग्नेचर था। यह पढ़कर अंतरा के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट आ गई। उसने रिप्लाई किया, मैं वहाँ नहीं गई। रुद्र को घर पहुँचाने मैंने किसी और को वहाँ भेजा है। अंतरा के रिप्लाई भेजने के बाद तुरंत ही सामने से मैसेज आया, क्या बात है, मेरी बिल्ली अब लोमड़ी बन गई है। यह पढ़कर अंतरा को हंसी आ गई। दरअसल इतने टाइम से लता और गायत्री का सामना करने के बाद
अंतरा को समझ आ गया था कि उन दोनों से कैसे बचा जाए। अब अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि कल के कल डाइवोर्स के लिए रुद्र को वह कैसे मनाएगी। मिस्टर शैडो ने जैसे अंतरा के मन की बात सुन ली थी, उसने अंतरा को बताया, रुद्र कल तुम्हें सामने से डाइवोर्स की प्रोसीजर पूरी करने के लिए कांटेक्ट करेगा। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने मिस्टर शैडो से इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने सिर्फ ओके लिखकर मैसेज भेज दिया और वापस अपनी बुक पढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी, इसलिए वह लाइट बंद करके सो गई। अगली सुबह उसका फ़ोन बजा। अंतरा के फ़ोन उठाते ही सामने से रुद्र की खुरदरी आवाज़ सुनाई दी। अंतरा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अंतरा ने ठीक यही शब्द इसी आदमी के मुंह से करीब 5 महीने पहले सुने थे। हालांकि आज के और उस दिन के हालात में बहुत फर्क था। तब रुद्र बेरुखी और घमंड से बात कर रहा था, लेकिन आज रुद्र ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तब रुद्र के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर अंतरा कांप उठी थी, लेकिन आज वही बात सुनकर अंतरा को सुकून और खुशी मिल रही थी। अंतरा ने रुद्र को जवाब में कहा, ठीक है, मैं अभी फैमिली कोर्ट के लिए निकलती हूँ। यह सुनकर रुद्र ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। अंतरा आज जल्दी उठ गई थी, इसलिए उसने नहा भी लिया था और तैयार भी हो गई थी। रुद्र से बात होने के बाद वह भी कमरे से बाहर निकलकर नीचे चली गई। लता हॉल में ही थी। अंतरा को सीढ़ियां उतरता देखकर उसने पूछा, आज इतनी सुबह सुबह कबीर से मिलने जा रही हो क्या? लता ने यह छानबीन करने वाले टोन में पूछा था। अंतरा ने उसे जवाब दिया, हाँ, आपको भी आना है तो चलिए। यह सुनते ही लता की बोलती बंद हो गई। उसका चेहरा देखकर अंतरा को बड़ा मजा आया। वह मुस्कुराते हुए घर के बाहर निकल गई। मिस्टर शैडो बाहर अंतरा का इंतजार कर रहा था। अंतरा ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। आज भी हमेशा की तरह मिस्टर शैडो ने सफ़ेद रंग का मास्क पहना था, लेकिन आज उसके चिन पर एक लाल रंग का निशान दिख रहा था। यह देखकर अंतरा चिढ़ गई और उसने पूछा, आपने इस पर अब तक मरहम या कुछ लगाया क्यों नहीं? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हारी दी हुई निशानी को मैं इतनी आसानी से कैसे मिटा सकता हूँ? यह सुनते ही अंतरा ने कहा, आप ना दिन बे दिन बेशरम होते जा रहे हो। पहले तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। जब अंतरा मिस्टर शैडो से पहली बार मिली थी, तब वह एक बहुत ही पावरफुल और रहस्यमय इंसान था। मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब दिया, तुम भी तो बदल गई हो। पहले तुम एक बिल्ली के बच्चे जैसी मासूम थी, लेकिन अब तुम अपने पंजे से लोगों को खरोंच देती हो। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा को समझ आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। पिछली रात जब वह अंतरा को छोड़ने आया था, तब गुड बाय किस करते करते बात थोड़ी आगे बढ़ गई थी। दोनों का सब्र टूटने वाला था, इसलिए अंतरा ने हड़बड़ी में मिस्टर शैडो को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से अंतरा के नाखून ने मिस्टर शैडो के चिन को खरोंच दिया था। मिस्टर शैडो ने टॉपिक बदलते हुए पूछा, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाई हो ना? जवाब में अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। मिस्टर शैडो ने कहा, आज जैसे ही तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा, हम अपनी शादी रजिस्टर करके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने पूछा, लेकिन इतना अचानक क्यों? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, अचानक नहीं, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा। आज हमारी शादी होगी। मिस्टर शैडो की बात को अंतरा नकार नहीं सकती थी। उसने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन निकाला और डेट चेक की। आज 10 नवंबर थी। उसके बाद अंतरा लगातार मिस्टर शैडो की तरफ देखे जा रही थी। मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अंतरा ने गुस्से से कहा, रुद्र से डाइवोर्स और हमारी शादी के लिए आपने जानबूझकर आज का दिन चुना ना? मिस्टर शैडो ने अंतरा की बात नकारी नहीं। उसके बदले उसने कहा, मैंने चेक करवाया, आज का दिन बहुत अच्छा है। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, किस लिए? डाइवोर्स के लिए या शादी के लिए? मिस्टर शैडो ने कहा, शादी के लिए।
अंतरा के पास मिस्टर शैडो की बात से सहमत होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे मिस्टर शैडो के रहस्यमय तरीकों की अब आदत पड़ चुकी थी। अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो के तरीके समझना बहुत मुश्किल था। हालांकि 10 नवंबर का क्या राज था, यह भी शायद अंतरा और मिस्टर शैडो को ही पता था। दोनों की बातों में कब वह लोग फैमिली कोर्ट पहुंच गए पता ही नहीं चला। अंतरा को दूर से रुद्र की कार दिखी। रुद्र गाड़ी के सहारे खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसके कपड़ों में झुर्रियाँ थी और बाल बिखरे हुए थे। रुद्र काफ़ी निराश और थका हुआ लग रहा था। रुद्र की उम्र अचानक से बढ़ गई हो ऐसा लग रहा था। रुद्र की ऐसी हालत देखकर अंतरा हैरान रह गई। उसे देखते हुए अंतरा ख्यालों में खो गई थी। मिस्टर सैडो ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तब वह होश में आई और उतरने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंतरा को गाड़ी से उतरकर अपनी तरफ आता देखकर रुद्र ने सिगरेट का एक आखिरी कस लिया और उसके साथ ही जोर से खांसने लगा। रुद्र के नज़दीक आकर अंतरा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। एक बार अंतरा ने इसी आदमी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने का सपना देखा था और फिर इसी आदमी से बदला लेने का भी अंतरा ने फैसला किया था। और उसके बाद बहुत बार अंतरा ने रुद्र को भूल जाने का भी फैसला किया था। अचानक रुद्र की ऐसी हालत देखकर अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। तभी अंतरा के कंधे पर मिस्टर शैडो ने अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया और फिर रुद्र को घूरते हुए कहा, जल्दी करो। यह देखकर अंतरा चौंक गई। उसने मिस्टर शैडो को इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। अंतरा को ख्याल आया कि उसने रुद्र से शादी की थी। शायद इस वजह से मिस्टर शैडो को रुद्र से नफरत थी। आखिरकार रुद्र की खांसी रुकी। खांस खांस कर उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ मिस्टर शैडो से कहा, आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। मैं जानता हूँ कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। रुद्र के मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उसकी बात सुनते ही मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, बिल्कुल। बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी। तुम दोनों माँ बेटे सड़क पर आ जाओगे। यह सब भी मैं ही करने वाला हूँ। यह सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे साथ बदला लेने के लिए तुमने ही अंतरा को उकसाया है। रुद्र की बात सुनने के बाद मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें जो मानना है मानो, पर पहले अंदर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा। अपनी माँ को लेकर मुंबई से निकल जाना और ज़िंदगी में फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर रुद्र कुछ पल के लिए मिस्टर शैडो की तरफ देखता रहा और फिर मुड़कर अंदर की तरफ जाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह किसी से टकरा गया और गिरने ही वाला था, लेकिन पास के एक पेड़ का सहारा मिलने से वह बच गया। उसने अपनी आंखें छोटी करके पीछे आ रही अंतरा की तरफ देखा और पूछा, मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें तो खुशी मिल रही होगी ना अंतरा? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है रुद्र। जल्दी से अंदर चलो और प्रोसीजर पूरा करो। यह सुनकर रुद्र पेड़ के सहारे नीचे बैठ गया और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाने लगा, सब मेरी ही गलती है। जब तुम मेरे साथ थी तब अगर मैंने तुम्हें प्यार किया होता, मेरी माँ की बातें नहीं मानी होती, तो शायद यह सब होता ही नहीं। इतना बोलकर रुद्र ने अंतरा की तरफ देखकर पूछा, क्या इस जिंदगी में हम फिर से एक हो पाएंगे? अंतरा कुछ जवाब दे उसके पहले मिस्टर शैडो ने रुद्र का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और कोर्ट के बिल्डिंग के अंदर खींच कर ले गया। जैसे हर एक कपल को डाइवोर्स लेने से पहले सलाह दी जाती है कि अगर उन लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़े हैं तो उसके लिए उन्हें डाइवोर्स जितना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, वैसे अंतरा और रुद्र को भी सलाह दी गई। हालांकि अंतरा ने समझाया कि उन लोगों ने बहुत पहले ही डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर लिया था, लेकिन दोनों के बिजी होने की वजह से प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। अंतरा के यह कहने के बाद
अंतरा और रुद्र के डॉक्यूमेंट्स और आईडी चेक किए गए। उसके बाद कुछ ही देर में उन दोनों का डाइवोर्स सर्टिफिकेट तैयार हो गया। मिस्टर सैडो ने अंतरा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अंतरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। रुद्र ने एक आह भरी और अंतरा से कहा, अंतरा, आज मेरे साथ लंच पर चलोगी? एक आखिरी बार साथ में खाना खाते हैं। अंतरा ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, अब हमारा एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अब हमें साथ खाना तो दूर, कहीं पर साथ दिखना भी नहीं चाहिए। अंतरा की बात सुनकर रुद्र को दुख हुआ। उसने मिस्टर शैडो की तरफ देखकर कहा, अब से अंतरा तुम्हारी हुई। उसका ख्याल रखना, क्योंकि मैं तो रख नहीं पाया। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह तुम उसे निराश नहीं करोगे। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कह दिया, मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। मैं अंतरा को थोड़ा सा भी दुखी नहीं होने दे सकता। यह सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। वह अब भी लड़खड़ा रहा था। उसने मिस्टर शैडो से कहा, देखते हैं तुम अपनी बात पर खरे उतरते हो या नहीं। मिस्टर शैडो ने आगे रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और मैरिज ऑफिसर के पास लेकर गया। मिस्टर शैडो ने उन दोनों के डॉक्यूमेंट और उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट देकर कहा, हमें शादी करनी है। ऑफिसर अंतरा के डाइवोर्स सर्टिफिकेट पर आज की डेट देखकर चौंक गया। उसने पूछा, मैडम, आपका आज डाइवोर्स हुआ और शादी भी आप आज ही कर रही हैं? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने पूछा, क्यों? कानून इसकी इजाज़त नहीं देता? यह सुनकर ऑफिसर की बोलती बंद हो गई। उसने चुपचाप अंतरा और मिस्टर शैडो के डॉक्यूमेंट और आईडी चेक किए और फिर मिस्टर शैडो से कहा, आइए, आप दोनों को साथ में फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा और इसके लिए आपको आपका मास्क भी उतारना पड़ेगा। मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही ऑफिसर ने मास्क निकालने को कहा, मिस्टर शैडो की पकड़ और मजबूत हो गई। मिस्टर शैडो मास्क उतारने के लिए तैयार नहीं था। यह देखकर ऑफिसर ने कहा, देखिए, आप दोनों का फ़ोटो आपके मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाएगा और अगर आपके चेहरे पर कोई खामी है तो आपकी फियोंसी को पता ही होगा ना, तभी तो वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हुई होगी। मैरिज ऑफिसर कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे रहा था, जो कि मिस्टर शैडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रुद्र भी अब तक गया नहीं था। उसने सारी बातें सुन ली थी। वह तुरंत मिस्टर शैडो के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अभी भी अंतरा को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है? यह सुनकर मिस्टर शैडो के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। रुद्र ने ताने देना जारी रखा, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुम अपना चेहरा छुपा कर क्यों रखते हो। कहीं सच में तुम कोई वांटेड क्रिमिनल तो नहीं, या फिर अंतरा से शादी करने के लिए तुमने कोई झूठी आइडेंटिटी बनाई है? मुझे तो लगता है तुम पहले से शादीशुदा हो। यह सब सुनकर मिस्टर शैडो ने एक गहरी सांस ली। अंतरा को भी महसूस हो रहा था कि मिस्टर शैडो अपना आपा खोने की कगार पर है, लेकिन किसी तरह उसे काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर शैडो ने कड़ी आवाज़ में कहा, रुद्र आहूजा, यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, यह फैमिली कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं, जो मुझे यहाँ से जाने के लिए ऑर्डर दे रहे हो। तुम हमारे डाइवोर्स के तुरंत बाद अंतरा के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने अंतरा को प्रपोज किया, उसे रिंग पहनाई? कोई अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए इतनी जल्दबाजी तभी करता है जब उसके मन में कोई खोट हो, मतलब तुम्हारे चेहरे पर भी खोट और तुम्हारे अंदर भी खोट। तुम तो। रुद्र अपनी बात पूरी करे उसके पहले उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है, जिससे कुछ सेकंड के लिए वहां खामोशी छा गई। अंतरा ने इतना कसकर मारा था कि उसका पूरा दाहिना हाथ सुन पड़ गया था। हालांकि फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। रुद्र का हाथ अब भी उसके गाल पर था। उसने हैरानी से अंतरा से कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ, अगर अब कोई बकवास की तो फिर से मारूंगी। यह मेरे फियोंसे हैं,
इन्हें मुझसे शादी करने के लिए मुझे प्रपोज करने की या रिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी खामी निकालने वाले तुम होते कौन हो? यह सुनकर रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए अंतरा से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, यह आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, इसलिए तमाशा करना बंद करो। यह कहने के बाद अंतरा ने गहरी सांस ली और फिर मैरिज ऑफिसर से कहा, सॉरी सर, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट वापस दीजिए, हम आज नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ऑफिसर यह सब तमाशा देखकर दंग रह गया था। उसने बिना कुछ कहे सारे डॉक्यूमेंट वापस कर दिए। अंतरा ने डॉक्यूमेंट्स लेकर मिस्टर सैडो का हाथ पकड़ा और उसे फैमिली कोर्ट से बाहर ले गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने मिस्टर सैडो को उसकी सीट पर बिठाया और उसके डॉक्यूमेंट उसे वापस दे दिए और फिर अंतरा अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने मिस्टर सैडो से कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि हमें शादी करने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। हम दोनों को पता है कि हम अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारने वाले हैं, इसलिए ना आप कहीं भागने वाले हो, ना ही मैं। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने बिना कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की। फिलहाल उसका भी मूड ठीक नहीं था, फिर भी वह गाड़ी एकदम शांति से चला रहा था। अंतरा को पता था कि मिस्टर सैडो अपने अंदर कुछ दबाने की कोशिश कर रहा था। शायद मास्क के नीचे के उस चेहरे ने ही मिस्टर सैडो को दुखी कर दिया था। अंतरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने भी खुद को रोक लिया। जिंदल परिवार के घर पहुंचने तक पूरे रास्ते में दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। अटारी में अंतरा के आते ही दादी खुश हो गई। उसने कंचन से कहा, जल्दी से किचन में स्वेलो नेस्ट सूप बनाने के लिए बोलो। यह सुनकर कंचन ने बताया कि उसने मिस्टर सैडो और अंतरा को बाहर ही देख लिया था, इसलिए वह पहले ही बता चुकी है। अंतरा के आते ही दादी उसके साथ बातें करने लगी। कुछ देर बाद दादी ने मिस्टर सैडो से पूछा, कबीर, आज तुम्हें क्या हो गया? इतना चुप चुप क्यों हो? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, दादी, अंतरा के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए वह आप कर लेती हो, तो अब मेरे पास बोलने या करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। यह सुनकर दादी हंस पड़ी। उसने कहा, तू अब अपनी दादी से भी जलता है? अब तो जल्द से जल्द तेरी शादी करानी पड़ेगी ताकि अंतरा तुझे सुधार सके। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दादी माँ ने थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद अंतरा से कहा, मैं 2-3 दिन में पेगोडा टेम्पल जाने की सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर चलूँगी दादी जी। यह सुनते ही दादी बहुत खुश हो गई। उसने कंचन से कहा, अशोक, किरण, ईशिका, नैतिक, सबको बुलाओ, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद कबीर और अंतरा की शादी की तारीख पक्की करेंगे। यह कहने के बाद दादी ने अंतरा से कह दिया कि अब वह अपनी बात से मुकर नहीं सकती। दादी की बात सुनकर अंतरा हंसने लगी। दादी शादी की तारीख पक्की करना चाहती थी, लेकिन क्या किरण ऐसा होने देगी? फैमिली कोर्ट से निकलने के बाद मिस्टर सैडो ने अंतरा से कोई बात नहीं की थी। क्या वह अंतरा से नाराज था? फैमिली कोर्ट से लौटने के बाद अंतरा और मिस्टर सैडो दादी की अटारी में आए थे। दादी ने फिर से मिस्टर सैडो से पूछा, कबीर, आज तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें इतना चुप तो आज से पहले कभी नहीं देखा। इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा थक गया हूँ, अब उम्र हो गई है ना मेरी। यह सुनकर दादी ने मजाक में उसे टोका, मेरे जैसी 90 साल की बुढ़िया के सामने एक 30 साल का जवान लड़का खुद को बूढ़ा कह रहा है। अंतरा, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकती। अंतरा की बात सुनकर दादी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपने पोते को जानती हूँ, मुझे पता है कि वह एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनेगा, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में सिर्फ घर की औरतें फैसला ले सकती हैं, इसलिए तुम्हें अब बोलना पड़ेगा।
दादी ने जब यह बात कही तब किरण नैतिक और ईशिका के साथ अटारी के दरवाजे से अंदर आ रही थी, इसलिए उसने यह बात सुन ली थी। आते ही किरण ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी। परिवार के मामलों में आखिरी फैसला औरतों का ही होना चाहिए। आपको अपने बेटे को भी यह बात सिखानी चाहिए। किरण की बात सुनकर दादी चिढ़ गई। हालांकि कंचन ने हमेशा की तरह मामला ठंडा करने की कोशिश की। कंचन ने तीनों के लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाई और कहा, आइए मैडम, आज दादी जी को सबके साथ लंच करना है और सबका फेवरेट खाना बना है। इसी का बहुत खुश थी। वह जल्दी से अंतरा के पास बैठ गई और कहा, हाय भाभी, कैसी हो? आप अगले सूट पर आ रही हो ना? ईशिका ने सबके सामने उसे भाभी कह दिया। उससे अंतरा थोड़ी हड़बड़ा गई। उसने ईशिका को जवाब दिया, जाना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है कि मैं आकर्ष छाबरा की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसलिए उसका कोई भी सूट या इवेंट होगा तो मुझे जाना ही पड़ता है। यह सुनकर ईशिका ने कहा, राइट। आपको पता है, पिछले सूट पर मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट था वह एकदम बेकार था। अगले सूट पर क्या आप मेरा मेकअप कर दोगे प्लीज़? ईशिका ने जब उसे भाभी बोल ही दिया था तो अंतरा अपनी ननद को ना कैसे कह सकती थी। अंतरा ने ईशिका को भरोसा दिया कि अगली बार वह लोकेशन पर थोड़ा जल्दी पहुंचकर पहले ईशिका का मेकअप कर देगी और उसके बाद आकाश का। यह सुनकर ईशिका बहुत खुश हो गई। ईशिका को अपनी माँ और दादी के बीच चल रही लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी दुनिया में मस्त थी। अंतरा को ऐसी जिंदगी की हमेशा जलन होती थी। अंतरा को ख्याल आया कि वह जब खुद ईशिका की उम्र की थी तब अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के बीच दिन भर भागती रहती थी। गायत्री की पढ़ाई का खर्चा अंतरा के अरमानों को कुचलने के लिए काफ़ी था, लेकिन ईशिका को अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई टेंशन नहीं था। यह सब सोचते हुए अंतरा की नज़र ईशिका पर टिकी हुई थी। ईशिका ने पूछा, भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फेस पर मेकअप करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? यह सुनकर अंतरा ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अंतरा की बात सुनकर ईशिका ने सीधा नैतिक की तरफ देखकर कहा, बड़े भैया, सुना, भाभी ने मुझे खूबसूरत कहा, इसलिए अब से मेरे लुक की खामियां निकालने से पहले भाभी की यह बात याद रखना। यह सुनते ही नैतिक ने ईशिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, मेकअप लगाकर तुम खूबसूरत तो बन जाओगी, लेकिन अपनी हाइट का क्या करोगी? अगर तुम और भाभी एक साथ खड़े रहो तो तुम उनके सामने नाटी लगोगी। नैतिक के यह कहते ही वह दोनों ईशिका की हाइट को लेकर बहस करने लगे और फिर हाइट पर बहस करते करते बात ताकत पर आ गई। आखिर में वह दोनों बाहर जाकर लड़ाई करने के लिए एक दूसरे को चुनौती देने लगे। आखिर में मिस्टर सैडो को बीच में आना पड़ा। उसने दोनों को रोकते हुए कहा, तुम दोनों कब मैच्योर होगे? घर के बड़ों के सामने तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अपने बड़े भाई की कड़ी आवाज़ सुनते ही दोनों ने तुरंत बहस करना बंद कर दिया, लेकिन ईशिका अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। उसने मिस्टर सैडो से कहा, भैया, आप नैतिक को समझा दो, वह हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। अब तक मिस्टर सैडो का मूड थोड़ा ठीक होने लगा था, इसलिए उसने ईशिका को जवाब देते हुए कहा, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब दादी ने घर के सारे फैसले औरतों को करने के लिए कह दिया है, इसलिए इस मामले में तुम्हें अपनी भाभी से बात करनी पड़ेगी। यह सुनते ही अंतरा चौंक गई। दादी ने जोर से हंसते हुए कहा, बदमाश, तू यह चाहता है कि अंतरा शादी से पहले तेरे भाई बहन के झगड़े भी रोके? मैंने देखा है तू अंतरा को बहुत तंग करता है। अगर तू मेरा पोता नहीं होता तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल देती। दादी की मीठी डांट, नैतिक और ईशिका की मस्ती भरी नोक झोंक, ऐसे पारिवारिक माहौल से मिस्टर सैडो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आप तो अंतरा की ऐसे तरफदारी कर रहे हो जैसे वह आपकी पोती है, मैं नहीं। मिस्टर सैडो के यह कहते ही किरण बोल पड़ी, कबीर ठीक कह रहा है, आपको अंतरा की तरफदारी नहीं करनी चाहिए।
किरण के बोलते ही माहौल फिर एक बार थोड़ा सीरियस हो गया। दादी ने किरण की तरफ देखकर कहा, किरण, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ताना मार रही हो। यह सुनकर किरण को हंसी आ गई। उसने जवाब दिया, ताना? क्या मैं इतनी हिम्मत कर सकती हूँ? दादी ने किरण से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। यहाँ सब परिवार वाले ही हैं। हम लोगों के पास कोई जादुई शक्ति तो है नहीं कि तुम्हारे मन की बात तुम्हारे बिना बोले ही पता लगा ले। दादी ने अपनी बात पूरी करी ही थी कि उसी वक्त अशोक अटारी में दाखिल हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं बाहर से आया था, क्योंकि उसने सूट पहना हुआ था। अंदर आते ही वो पहले दादी के पास गया और उनका हाल चाल पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह ठीक है और फिर कहा, जल्दी से बैठ जाओ, सब खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर अशोक मुस्कुराया और दादी के पास वाली कुर्सी पर बैठा। उसने सबकी तरफ एक बार देखा और कहा, अच्छा, अंतरा भी आई हुई है। यह सुनकर अंतरा ने अशोक को नमस्ते कहा। अशोक ने अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन उसने अंतरा से कोई बात नहीं की। जाहिर सी बात थी कि उसे अंतरा का घर आना पसंद नहीं आया था। अंतरा ने भी अपनी नज़रें झुका ली। उसे समझ आ गया था कि जरूर किरण ने अशोक को उसकी शादी के बारे में बता दिया था। भले ही अशोक को अपनी होने वाली बहू के परिवार के स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर वह लड़की शादीशुदा रही तो जाहिर सी बात थी कि अशोक को इस बात से दिक्कत होने वाली थी। अशोक को पता था कि उसका बेटा लाखों में एक है, इसलिए वह अपनी बहू पसंद करने में कोई समझौता नहीं करने वाला था। अशोक अंतरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने किरण की तरफ देखकर कहा, माँ भले ही थोड़ी सख्त है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ख्याल रखती है। उन्होंने तुम्हारा फेवरेट स्वेलो नेस्ट सूप बनवाया है। अशोक के यह कहते ही किरण ने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह सूप मेरे लिए नहीं बना है, इसलिए मैं इसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती, वरना माँ जी मुझे फिर डांट देंगी। यह सुनते ही अशोक को अंदाजा आ गया कि उसकी माँ ने यह सूप अंतरा के लिए बनवाया होगा, इसलिए उसकी बीवी को बुरा लगा था। अशोक ने ताना मारते हुए कड़ी आवाज में कहा, क्या एक से ज़्यादा स्वेलो नेस्ट सूप नहीं बन सकते थे? अगर हमारे शेफ अपनी मालकिन के लिए उसकी पसंद का खाना नहीं बना सकते तो उन लोगों का हिसाब करके निकाल दो और दूसरे शेफ लाओ। अंतरा को समझ आ गया था कि किरण इस सूप को हथियार बनाकर बात को आगे बढ़ाना चाहती थी, और हकीकत भी यही थी। आज किरण अंतरा का असली रंग सबके सामने लाना चाहती थी। हालांकि अंतरा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से सूप का बाउल उठाया और आदर के साथ किरण के सामने रखते हुए कहा, आंटी, यह सूप आपके लिए ही बनाया गया है, लेकिन गलती से मेरे सामने रख दिया, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी छोटी गलती के लिए किसी को काम से ना निकाला जाए। यह सुनकर अशोक थोड़ा शांत हुआ। हालांकि किरण ने अंतरा से सीधा कह दिया था, अंतरा, तुम्हें उदार बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी इन हरकतों से माँ जी को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम किस तरह की औरत हो, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो। किरण के यह कहते ही अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर सैडो उसे जवाब देने जा रहा था, लेकिन अंतरा ने टेबल के नीचे मिस्टर सैडो का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अंतरा हरगिज नहीं चाहती थी कि मिस्टर सैडो किरण को कुछ उल्टा सीधा बोल दे, क्योंकि वैसे ही किरण को मिस्टर सैडो पसंद नहीं था। अगर उसने सबके सामने अंतरा की साइड ली तो माँ बेटे का रिश्ता और बिगड़ जाएगा। अंतरा का मानना था कि भले ही किरण ने उसे कितना भी बुरा भला कहा हो, लेकिन आखिर में वह बड़ी थी, इसलिए मिस्टर सैडो या अंतरा को सबके सामने किरण के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अंतरा ने अपने बाल कान के पीछे दबाते हुए किरण से कहा, मुझे लगता है आंटी को कोई गलतफहमी हुई है। भले ही मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे एक्टिंग करना नहीं आता। यह कहते हुए अंतरा के टोन में ना ही चापलूसी थी और ना ही घमंड।
लेकिन फिर भी किरण को गुस्सा आया और उसने सूप का बावल अंतरा के सामने पटकते हुए कहा, यह लो, खाना खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, और आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखना। तुम्हारे जैसी औरत ना हमारे खानदान के और ना ही कबीर के लायक है। यह सुनकर दादी से रहा नहीं गया। उसने किरण को डांटते हुए कहा, किरण, तुम कबीर की माँ हो, अपनी होने वाली बहू के साथ कोई ऐसे बात करता है? दादी की बात सुनकर किरण हंस पड़ी। उसने कहा, माँ जी, इस अंतरा ने आपको धोखा दिया है। यह हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि यह पहले से शादीशुदा है। 4 साल पहले इसकी रुद्र आहूजा से शादी हो चुकी है। किरण के यह बोलते ही नैतिक के हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके साथ ही एक कड़क आवाज़ गूंज उठी। नैतिक ने तुरंत चम्मच उठा लिया और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। यह देखकर किरण ने राहत की सांस ली। अशोक की भौहें उठी हुई थी। वह भी चुपचाप बैठा था। नैतिक और ऋषिका तो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। अचानक मिस्टर शैडो मुस्कुराया और उसने किरण से पूछा, आपको ऐसी गलत खबर कौन देता है आंटी? यह सुनकर किरण ने मिस्टर शैडो को घूरा और रूखे लहजे में कहा, यह बात मुझे किसने बताई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही सच्चाई है। मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह सब बताने के पीछे उस व्यक्ति का कोई छुपा मकसद नहीं है? इसके जवाब में किरण ने बताया, यह सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कानून 2 शादियां करने की इजाज़त नहीं देता और जिंदल परिवार ऐसी औरत को अपनी बहू नहीं बना सकता जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। किरण के यह कहते ही अशोक ने भी अपनी सहमति दिखाई और कहा, किरण ठीक कह रही है। अंतरा, तुम्हारा अतीत तुम्हारा निजी मामला है, हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद तुमने कबीर के साथ अफेयर रखा। इससे यही साबित होता है कि तुम अच्छी इंसान नहीं हो। मैं यह शादी नहीं होने दे सकता। यह सुनकर दादी ने एक गहरी सांस ली और अशोक से कहा, किरण को तो वैसे भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, इसलिए वह बहस करे, यह समझ में आता है। लेकिन तेरी अकल भी घास चरने गई है क्या अशोक? दादी के यह कहते ही किरण ने अपना बैग खोला। पिछली बार दादी उसे डांट कर भगा दिया था, इसलिए आज वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अंतरा का मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर टेबल पर पटका और कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ माँ जी, मैं खुद जाकर यह मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई हूँ। मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन यह सरकारी कागज तो झूठ नहीं बोलेगा ना? किरण के यह कहते ही फिर एक बार कमरे में खामोशी छा गई थी। दादी गुस्से से कांप रही थी। उसने मैरिज सर्टिफिकेट देखा तक नहीं, लेकिन किरण पर दादी के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, माँ जी, आप मुझ पर कितना भी गुस्सा करो, मगर मैं अशोक की पत्नी और इस घर की बहू हूँ। और आपने अभी कहा कि मैं कबीर की माँ भी हूँ, तो फिर कबीर की ज़िंदगी को लेकर मैं लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? अंतरा पहले से शादीशुदा है, फिर भी कबीर से रिश्ता जोड़कर यही साबित कर रही है कि उसे सिर्फ हमारे परिवार की दौलत और रुतबे से प्यार है। ऐसे गलत सोच के साथ अंतरा हरगिज हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। भले ही मेरी बातें आपको कड़वी लग रही हों, मगर जिंदल परिवार की सेफ्टी के लिए मैं अंतरा को उसके इरादों में कभी कामयाब होने नहीं दे सकती। किरण की बातें सुनकर दादी की सांस फूलने लगी थी। वह गहरी सांसें लेने लगी। यह देखकर अंतरा को समझने में देर नहीं लगी कि दादी की बहुत जल्द दादी की तबीयत बिगड़ने वाली है। वो तुरंत उठी और दादी को संभालने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। दूसरी तरफ से कंचन भी अपने हाथों में दवाइयाँ लेकर दादी के पास आई और उन्हें दवाइयाँ खाने के लिए कहा। दादी ने चुपचाप दवाइयाँ खाई और पानी पिया। हालात को यूं बिगड़ते देखकर अशोक घबरा गया और दादी के पास जाकर उसने पूछा, माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी इतने गुस्से में थी कि उसने अशोक को धक्का देकर कह दिया, तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस अपनी बीवी को बकवास करने से रोक ले, मैं खुद को संभाल लूंगी। दादी के धक्के से अशोक लड़खड़ा गया।
मगर धैर्य के साथ। फिर एक बार दादी के पास आते हुए उसने कहा, माँ, लेकिन इस बार किरण बिल्कुल सही है। मुझे भी नहीं लगता कि अंतरा कबीर की पत्नी बनने लायक है। अशोक अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही दादी ने उसकी बात काटते हुए कहा, लगता है अब तू भी किरण की बातों में आ गया है। ठीक है, तो तुम लोग ही बताओ कि तुम दोनों की नज़र में कौन सी लड़की कबीर की पत्नी बनने के लायक है। अब की बार अशोक ने खुलकर किरण की साइड लेते हुए कहा, माँ, बिना कुछ सोचे समझे अपना गुस्सा किरण पर मत निकालो। वो जो भी कह रही है सिर्फ हमारे परिवार की भलाई के लिए कह रही है। अशोक की इस बात ने दादी के गुस्से को और बढ़ा दिया। टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए दादी ने कहा, मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछ कि क्या लता दीक्षित ने उसे यह बातें बताई है। दादी के सवाल का अशोक कोई जवाब दे उसके पहले किरण ने कह दिया, माँ जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने बताया या मुझे कहाँ से पता चला। मेरे पास सबूत है। यह मैरिज सर्टिफिकेट गवाही दे रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वह सच है। यह सुनकर दादी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, किरण, हमेशा से लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं। इस बार भी कोई तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहा है। तुम यह बात कब समझोगी। किरण के लिए अब दादी की बातें बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। उसने भी पलटवार करते हुए कहा, माँ जी, आप हमेशा कहती हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ और दूसरों की बातों में आसानी से आ जाती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि लता ने ही कबीर और अंतरा की शादी रोकने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी बात इस मैरिज सर्टिफिकेट ने साबित भी तो कर दी है। मिस्टर सैडो, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, वह किरण और दादी के बीच में आकर खड़ा हो गया ताकि किरण और दादी एक दूसरे को ना देख सकें। उसने किरण से कहा, आंटी, दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर अब भी आपकी बहस बाकी है तो आप बाद में दादी से मिलने आ जाना। यह सुनकर किरण ने गुस्से से कहा, कबीर, तुम कहना क्या चाहते हो। मैं जानबूझकर माँ जी को गुस्सा दिला रही हूँ। ऐसा करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। माँ जी ने मुझसे सवाल पूछा था, मैं तो बस उसका जवाब दे रही हूँ। अशोक को भी मिस्टर सैडो का किरण से बात करने का तरीका सही नहीं लगा। उसने मिस्टर सैडो को टोकते हुए कहा, कबीर, तुम अपनी आंटी से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने मुड़कर अशोक की तरफ देखा और कहा, पापा, अगर आप चाहते हो कि दादी जिंदा रहे तो पहले आंटी को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा। यह सुनकर किरण ने अपनी आवाज़ तेज करके मिस्टर सैडो से कहा, कबीर, मैं भले ही सगी नहीं, फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने किरण को घूरते हुए कहा, दादी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बात इतनी आगे बढ़ गई थी, यह देखकर अंतरा ने ईशिका के कान में फुसफुसाया, ईशिका, प्लीज़ अपनी माँ को यहाँ से लेकर बाहर जाओ। मुझे डर है कि इस तरह आपस में बहस चलती रही तो दादी को कुछ हो जाएगा। यह सुनकर ईशिका ने हाँ में सिर हिलाया और नैतिक को भी साथ चलने को कहा। नैतिक ने इस बार अपनी बहन से कोई बहस नहीं की और तुरंत उठकर अपनी माँ की तरफ गया। ईशिका और नैतिक किरण को अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन किरण ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। नैतिक किरण को घूर रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ और दादी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने किरण से कहा, माँ, पहले आप हमारे साथ चलो। यह सुनकर किरण ने कहा, जब तक मैं सबको यह समझा ना दूँ कि मामला कितना गंभीर है, तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जो भी कह रही हूँ इस परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर आज मैंने सफाई नहीं दी तो सबको यही लगेगा कि यह सब मैंने जानबूझकर अंतरा को फंसाने के लिए किया है। ईशिका ने किरण को समझाते हुए कहा, मोम, यह बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। एक बार दादी की तबीयत को संभल जाने दीजिए। अगर इस माहौल में उन्हें कुछ हो गया तो। किरण ने ईशिका की बात को काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दादी को। वो बहुत स्ट्रोंग है।
और ऊपर से अंतरा की दवाई तो कमाल का असर दिखा रही है। और अंतरा के यहाँ होते हुए माँ जी को क्या हो सकता है ना अंतरा? किरण के इरादे बहुत साफ दिख रहे थे। वो एक तीर से दो शिकार कर रही थी। यहाँ आने से कुछ देर पहले ही किरण की लता से फ़ोन पर बात हुई थी। लता ने किरण को एक खास बात कही थी। उसने कहा था कि मौका मिले तो कभी गंवाना नहीं, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं लौटता। किरण के पास अंतरा को पूरी तरह रास्ते से हटाने का और साथ ही दादी से छुटकारा पाने का यह एक ही मौका था। अगर इस बार किरण चूक गई तो फिर से उसे दादी की तानाशाही में जीना पड़ेगा। और अगर अंतरा और कबीर की शादी हो गई तो समझ लो इस परिवार की दौलत से भी किरण को हाथ धोना पड़ेगा। आज किरण के पास वो सबूत था जिसके जरिए अंतरा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा सकते थे। और रही दादी की बात, तो अगर ऐसा करते हुए दादी को कुछ हो भी जाता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता था। हालांकि अशोक थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, मगर किरण के पास भी जवाब रहेगा कि वो जो भी कर रही थी सिर्फ परिवार की भलाई के लिए कर रही थी। यही सब सोचकर किरण फैमिली कोर्ट के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से अंतरा का मैरिज सर्टिफिकेट लाई थी। उसने आधी लड़ाई तो जीत ही ली थी, अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। मिस्टर सैडो अब किरण को कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने एक आवाज़ लगाई, डेविड। उसके यह कहते ही काले कपड़े पहने 10 बॉडीगार्ड्स अचानक अंदर घुस आए। डेविड मिस्टर सैडो के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर सैडो ने डेविड को ऑर्डर दिया, आंटी को उनके कमरे में छोड़ कर आओ। यह सुनते ही डेविड किरण के पास गया और कहा, मिसेज जिंदल बाहर चलिए, वरना मजबूरन हमें आपको लेकर जाना पड़ेगा। यह सुनकर किरण बहुत घबरा गई। उसने कहा, क्या? मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह जिंदल परिवार है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं नहीं, तुम लोग निकलोगे यहाँ से। इसके जवाब में डेविड ने कहा, सॉरी मिसेस जिंदल, लेकिन हम सिर्फ हमारे बॉस के ऑर्डर मानते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो हम आपको घसीट कर ले जाएंगे। डेविड के यह कहते ही किरण की आंखें फटी की फटी रह गई। नैतिक तुरंत आगे आया और कहने लगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी माँ को लेकर जा रहा हूँ। भाई प्लीज़ इन लोगों से कहो कि पीछे हट जाएं। यह हमारे परिवार का मामला था, तुम्हें इन लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। इशिका भी नैतिक की बातों से सहमत थी कि उन लोगों को यह मामला शांति से निपटाना चाहिए। मिस्टर सैडो ने बहुत ही गंभीर होकर जवाब दिया, मैं भी यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन आंटी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और मैं आज सबके सामने एक बात बता देना चाहता हूँ, खासकर आंटी को, कि मुझे जिंदल परिवार की दौलत से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वो सब इशिका और नैतिक का रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई मेरी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ भी बोले और मैं चुपचाप सुन लूँगा। और अगर अब किसी ने ऐसा किया तो उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मिस्टर सैडो का रवैया देखकर अशोक दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर यह सब कर रहा था। उसने पूछा, कबीर तुम अचानक इतना कैसे बदल गए? किरण मेरी पत्नी है और तुम्हारी माँ, तुम उसके साथ। अशोक अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर सैडो ने कहा, अगर आपकी पत्नी का अपमान होने से आपको इतनी तकलीफ हुई है तो अंतरा भी मेरी होने वाली पत्नी है। मैंने क्या गलत किया है, आप ही बताओ। यह सुनकर अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। आखिर में उसने कहा, मुझसे बेमतलब की बहस मत करो कबीर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंतरा में तुमने ऐसा क्या देख लिया है। क्या तुम्हें पता था कि वो शादीशुदा? इससे पहले कि अशोक आगे कुछ कहे, मिस्टर सैडो ने उसकी बात काटते हुए कहा, किसने कहा कि अंतरा शादीशुदा है? जब तक किसी बात की सच्चाई पता ना लगा लो तब तक जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। यह बात आपने मुझे तब सिखाई थी जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था। इतने सालों में यह बात मैं तो नहीं भूला, लेकिन लगता है आप भूल गए। यह सुनते ही अशोक को एहसास हुआ कि कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। यह सब बातें उसे किरण ने बताई थी।
भले ही किरण ने अंतरा का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था, लेकिन अशोक ने यह बात खुद जाकर तो चेक नहीं की। अशोक ने धीरे से किरण की तरफ देखा। किरण ने गुस्से से कहा, अब आप भी मुझ पर शक कर रहे हो? अशोक ने किरण को शांत रहने को कहा और फिर मिस्टर सैडो को कहा, कबीर, आज हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे, लेकिन पहले अपने आदमियों से बाहर जाने को कहो। मिस्टर सैडो ने हामी भरी और डेविड को इशारा किया। एक के बाद एक बॉडीगार्ड अटारी से निकल गए। उनके जाने के बाद किरण ने राहत की सांस ली। आज उसने कबीर का डरावना रूप देखा था। उसने कबीर को इतना गुस्सा होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। अशोक ने दादी के पास जाकर कहा, माँ, आप ठीक हो? दादी कंचन का सहारा लेकर सीधी बैठी और राहत की सांस लेते हुए कहा, आज अगर कबीर नहीं होता तो मुझे मौत ही आ जाने वाली थी। यह सुनकर अशोक सफाई देने जा रहा था, लेकिन दादी ने उसे रोक दिया और कहा, चुप रह अशोक, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। अंतरा, यहाँ आओ। यह कहते हुए दादी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। अंतरा तुरंत दादी के पास गई और दादी का हाथ पकड़कर सहारा दिया और दादी को उठने में मदद की। दादी ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, दादी, आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो यह सब सुनने की आदत है। आप पहले अपनी तबीयत संभालो। दादी ने अंतरा को भरोसा दिया कि वह ठीक है और कहा, अब सच्चाई पता लगाने का एक ही रास्ता है। दादी आगे कुछ कहे उसके पहले उसे जोर से खांसी आने लगी। अंतरा ने देखा कि दादी के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था और हाथ ठंडे होने लगे थे। अंतरा ने तुरंत कंचन से कहा, दाई माँ, अगर घर में जिनसेंग है तो तुरंत उसका पानी लेकर आइए। यह सुनते ही कंचन भागी और थोड़ी देर में पानी लाकर दादी को पिलाया। धीरे धीरे दादी का चेहरा नॉर्मल होने लगा। खांसी बंद होने के बाद दादी ने मुद्दे पर आते हुए किरण से पूछा, किरण, क्या यह मैरिज सर्टिफिकेट असली है? यह सुनते ही किरण ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने बताया ना, मैं खुद यह सर्टिफिकेट निकलवा कर लाई हूँ। इस पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस का स्टैम्प भी है, आप खुद देख लीजिए। यह कहते हुए किरण ने दादी की तरफ सर्टिफिकेट आगे बढ़ाया, लेकिन दादी ने देखने से मना कर दिया और अशोक की तरफ देखकर कहा, अशोक, अभी के अभी किसी को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस भेजो और पता लगाओ कि अंतरा की शादी हो चुकी है या नहीं। दादी की बात सुनकर अशोक ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपना फ़ोन निकालकर अपने पीए को कॉल किया। अंतरा ने मिस्टर सैडो की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अंतरा को बिल्कुल भी डर नहीं दिखा। अंतरा को लगा कि अगर मिस्टर सैडो ने कोई विरोध नहीं किया, इसका यह मतलब था कि वह भी दादी की बात से सहमत था। हालांकि अंतरा को पता था कि मैरिज रजिस्ट्रार से यह तो जरूर पता चल जाएगा कि अंतरा का रुद्र आहूजा के साथ डाइवोर्स हो चुका है। मतलब यह तो साबित होना ही था कि किरण की बात झूठ नहीं थी। लगभग आधे घंटे बाद अशोक का पीए आया और अशोक को एक सर्टिफिकेट देते हुए उसने कहा, सर, मैं खुद मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था। मुझे मिस दीक्षित का सिंगल सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मिस दीक्षित अनमैरिड है। यह सुनते ही अंतरा चौंक गई। उसने एक झटके से मिस्टर सैडो की तरफ देखा। मिस्टर सैडो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। किरण के तो होश ही उड़ गए थे। उसने तुरंत जाकर अशोक के हाथ से वह सर्टिफिकेट ले लिया और पढ़ने लगी। दादी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुन लिया सबने? अशोक, अगर अब भी तुम्हें कोई शक है तो बता दो। अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं माँ, अब मुझे कोई शक नहीं है। दादी ने अगला सवाल पूछा, कबीर और अंतरा की शादी को लेकर अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो अभी बता दो, वरना फिर अपनी बीवी की बकवास सुनकर मेरे पास सवाल करने चले आओगे। यह सुनकर अशोक ने अपना सिर ना में हिलाया और अंतरा की तरफ देखकर कहा, अंतरा, आज तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा। हमारे परिवार ने तुम्हें निराश किया है। अंतरा अब भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था
कि ऐसा कैसे हो सकता था। उसने अशोक को जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल। दादी ने अशोक को टोकते हुए कहा, तुम्हें अंतरा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम लोगों ने आज उसे बहुत बदनाम किया है। भले ही उसका परिवार हमारी तरह अमीर नहीं है, लेकिन वह इज्जतदार लोग हैं। तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है अशोक। अगर इशिका के ससुराल वाले इस तरह से उस पर सवाल उठाएंगे तो क्या तुम सह पाओगे? मैं जानती हूँ कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम तुम अंतरा से माफ़ी तो मांग ही सकते हो। यह सुनकर अशोक ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ ठीक कह रही है। मैंने और किरण ने आज जो भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अंतरा। यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। आंटी की भी बस इतनी गलती है कि वह दूसरों पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेती है कि उनका अपने अपनों पर से ही भरोसा उठ जाता है। मैं बहुत लकी हूँ कि दादी मुझे इतना सम्मान देती है और मुझे लगता है कि हमें यह मामला यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बड़ों को शर्मिंदा होना पड़े। यह सुनकर अशोक को काफ़ी राहत मिली। उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंतरा, परिवार में शांति होना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। दादी ने अंतरा को डांटा कि वह बहुत भोली है। अंतरा ने दादी से कहा, चाहे पूरी दुनिया से हम झगड़ा कर लें, लेकिन परिवार में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और परिवार वालों के बीच ऐसे मनमुटाव तो होते रहते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम अपने दिल में बैर रख लें। वैसे भी जब मेरी और कबीर की शादी हो जाएगी तब मुझे घर गृहस्थी संभालने के लिए आंटी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे यकीन है कि वह ज़रूर मेरी मदद करेंगी। अंतरा की बातें सुनकर अशोक को काफ़ी खुशी हुई। उसने कहा, तुम काफ़ी समझदार हो अंतरा। लगता है मिस्टर दीक्षित ने तुम्हें काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और कहा, मेरा मिस्टर दीक्षित के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है। मुझे तो मेरे दो मामा ने पाला है। मिसिस दीक्षित मेरी मामी थी। उन्होंने मेरे मामा को छोड़ दिया और मिस्टर दीक्षित से दूसरी शादी कर ली। यह सुनकर अशोक हैरान रह गया। अंतरा ने आगे बताया, उसके बाद मेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह हॉस्पिटलाइज हुए और उनकी सर्जरी हुई। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। इत्तेफाक से मिस्टर दीक्षित ने नीरज कश्यप की कंपनी ज्वाइन की। मिस्टर कश्यप की बेटी और मैं बचपन के दोस्त हैं। उसके थ्रू मेरी मिस्टर दीक्षित से मुलाकात हुई थी। मैं उनके घर एक मेहमान की तरह रह रही थी। अंतरा ने यह भी बता दिया कि लता ने अपने पति को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वह गरीब था और फिर एक अमीर आदमी के साथ शादी कर ली और अब वह अपनी पहले पति की भांजी मतलब कि अंतरा को फंसाना चाहती थी। अशोक को समझ आ गया था कि अंतरा से बदला लिया जा रहा था। उसने कहा, यह लता दीक्षित बहुत ही शातिर औरत मालूम पड़ती है। उसका करैक्टर भी घटिया है और वह महेश दीक्षित जो खुद को इंटरनेशनल डिजाइनर कहता है वह भी पाखंडी है। उसने तुम्हें अपने घर में सिर्फ इसलिए रखा था ताकि वह तुम्हारा इस्तेमाल करके कबीर और जिंदल परिवार के साथ रिश्ता बना सके। यह दोनों मियाँ बीवी बहुत ही बेशरम लोग हैं। यह सुनकर अंतरा मन ही मन मुस्कुराई। वह यही चाहती थी कि महेश और लता कैसे इंसान है यह सबको पता चले। अशोक ने कह दिया, फिर तो महेश दीक्षित और उसकी बीवी को शादी में बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अंतरा, तुम्हारे मामा की तबीयत कैसी है? क्या वह शादी में आ पाएंगे? इसके जवाब में अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और बताया कि उसके मामा की तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं है। अशोक ने कहा, कोई नहीं, हम कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। अंतरा, तुम्हें डॉक्टर और हॉस्पिटल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैं संभाल लूँगा। कबीर, एक दिन हम दोनों अंतरा के मामा से मिलने चलेंगे। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अंतरा और मिस्टर सैडो की शादी तय हो चुकी थी। यह जानकर किरण दंग रह गई। उसने फिर एक बार अंतरा के सिंगल सर्टिफिकेट को पढ़ा। यह भी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट था, इसलिए उसके नकली होने का सवाल ही नहीं था। किरण को समझ नहीं आ रहा था
कि जब वह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी तब उसे मैरिज सर्टिफिकेट क्यों दिया गया था। किरण ने फुसफुसाया, यह मुमकिन ही नहीं है। अंतरा शादीशुदा थी, फिर अचानक से सिंगल कैसे हो गई। यह सुनकर नैतिक ने पूछा, माँ, क्या मिसिस दीक्षित ने आपको यह बात बताई थी। इसके जवाब में किरण ने बताया, हाँ, लेकिन उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में खुद गई थी, और वह भी परसों। इतनी जल्दी वह लोग दो अलग अलग सर्टिफिकेट कैसे इश्यू कर सकते हैं। यह बात अशोक ने सुन ली थी। उसने कड़ी आवाज में कह दिया, किरण, अब बस, यह मामला यहीं पर खत्म होता है। नैतिक, इसी का माँ को बेडरूम में लेकर जाओ, मैं आता हूँ। अशोक के यह कहते ही नैतिक और इशिका किरण को लेकर अटारी से बाहर चले गए। उन लोगों के जाने के बाद दादी ने कहा, कबीर, अंतरा को भी छोड़ आओ, लेकिन हाँ, दीक्षित के घर पर मत जाना अंतरा। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, वह लोग मेरे परपोते के लिए खतरा बन सकते हैं। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने दादी को भरोसा दिया कि वह सब संभाल लेगा। यह बोलकर अंतरा और मिस्टर सैडो अटारी से निकल गए। अब सिर्फ दादी और अशोक ही बचे थे। आखिरकार माँ बेटे को अकेले में बात करने का मौका मिला। दादी ने अशोक से पूछा, किरण का क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर अशोक ने कहा, माँ, मैंने किरण के साथ 25 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजारा है, इसलिए मुझे पता है कि उसका स्वभाव खराब नहीं है। दादी ने कहा, मैं जानती हूँ, अगर वह लता जैसी औरत होती तो उसे तेरे साथ 25 साल क्या 25 महीने भी नहीं रहने देती। लेकिन तुम्हारी पहली पत्नी कैसे मरी थी, यह तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर अशोक को थोड़ा दुख हुआ। उसने अपना सिर झुका लिया। दादी ने आगे कहा, मुझे पता है कि किरण ने साजिश नहीं रची थी, लेकिन लता ने तो रची थी, और जब तक किरण इस पोजीशन पर है तब तक बुरे लोग आते रहेंगे और किरण का इस्तेमाल करके अपने इरादों में कामयाब होते रहेंगे, और किरण को ऐसे लोगों से बचना भी नहीं आता। इसलिए मैंने इतने सालों से उसे अपने पावर्स नहीं दिए, वरना जिंदल परिवार बर्बाद कब का बर्बाद हो चुका होता। तो समझ रहा है ना मेरी बात। यह सुनकर अशोक ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, आपको अपने पावर किसी को देने की जरूरत नहीं है। दादी ने एक आह भरी और बताया, लेकिन अब मैं 90 साल की हूँ, कब ऊपर से बुलावा आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस घर में एक तो ऐसी औरत होनी चाहिए जो मेरी जगह ले सके। किरण के बस की तो बात है नहीं, और इसी का उसका तो बचपना चला जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब कबीर और नैतिक पर ही आखिरी उम्मीद है कि उनमें से कोई एक ऐसी लड़की से शादी करे जो इस परिवार की मालकिन बन सके। यह सुनकर अशोक ने पूछा, आपका मतलब है कि अंतरा आपको पसंद आ गई है। इसके जवाब में दादी ने कहा, हाँ, भले ही अंतरा कम बोलती है लेकिन वह काफ़ी समझदार है। मैं उसे अपनी जगह देने के लिए राजी हूँ, और तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किरण को सराखों पर बिठा सकते हो, लेकिन उसे परिवार की बागडोर नहीं दे सकते। यह सुनकर अशोक ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद भी काफी देर तक माँ बेटे की बातें चलती रही। दूसरी तरफ जिंदल परिवार से निकलने के बाद मिस्टर सैडो अंतरा को सीधा होटल सहारा लेकर गया था। रूम नंबर 607 में आकर अंतरा को ऐसा लगा जैसे वह बहुत सालों बाद वापस अपने घर आई हो। दीक्षित परिवार, जिंदल परिवार, किसी भी जगह उसे होटल सहारा के इस कमरे जैसा सुकून नहीं मिला था। खासकर इस कमरे में मिस्टर सैडो हर वक्त उसके साथ रह सकता था, इसलिए उसे यहाँ ज़्यादा सुकून मिलता था। अंतरा ने अंदर आते ही लाइट्स बंद कर दी और धीरे से कहा, अब अंधेरा हो चुका है, आपको मास्क निकाल देना चाहिए, काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना। अंतरा के यह बोलते ही मिस्टर सैडो ने उसे पीछे से गले लगा लिया। अंतरा के गले के पिछले हिस्से में मिस्टर सैडो को गाल टच हुआ। इससे अंतरा को एहसास हुआ कि वो पहले ही अपना मास्क निकाल चुका था। अंतरा मिस्टर सैडो के चेहरे के घाव को भी महसूस कर सकती थी। फिर एक बार अंतरा का दिल दुखने लगा। उसने कहा, मिस्टर सैडो। अंतरा के यह कहते ही मिस्टर सैडो ने तुरंत टोका, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। यह सुनकर अंतरा कुछ पल तक चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, कबीर।
मिस्टर सैडो ने अंतरा को एक किस किया और कहा, हम अपने घर वापस आ गए अंतरा। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन आप तो आपके घर वापस जाओगे ना? मिस्टर सैडो ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। यह कहते हुए मिस्टर सैडो ने कसकर अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा ने मजाक करते हुए कहा, आराम से बेबी। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और कहा, अंतरा, 1 हफ्ता। यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने सवालिया नज़र से मिस्टर सैडो की तरफ देखा। मिस्टर सैडो ने उसे कहा, अब तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता इंतजार करना है, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर सैडो की तरफ देखा। क्या सच में 1 हफ्ते बाद मिस्टर सैडो के सारे रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला था? आखिर कौन था मिस्टर सैडो? और अब किरण और लता क्या चाल चलने वाली थी?